नमस्कार। ये वीडियो है सिलेक्टेड टॉपिक्स इन हिस्ट्री के ऊपर। कुछ एक जो पहले मैंने वीडियो बनाए थे उसके ऊपर क्वेश्चन आए थे, तो क्वेश्चन और उसके बारे में मैं वो कहूँगा। मैंने कमेंट किया था कि एक रीज़न कि अलेक्जेंडर यमुना तक आ गया और उसने आम्बी को सरेंडर करने के लिए विवश कर दिया, पुरु को संधि करने के लिए विवश कर दिया, अनेक राजाओं को हराया और यमुना तक आ गया। उसका एक रीज़न। और उसके बाद मुगल और अरब सिंधु नदी तक आ गए। मुगलों ने, बाबर ने उत्तर भारत के बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया और उसके बाद अंग्रेज। उसका एक कारण था कि उनके पास हथियार अच्छे थे और उसमें मैंने कमेंट की थी कि उनके पास इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी अच्छी थी। और उसके संदर्भ में क्वेश्चन आए कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ भी धातु बनाने की टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी है। जैसे एक पिलर का एग्जांपल हमारे सामने है, दिल्ली में जो लोहे का खंभा है उसमें अभी तक जंग नहीं लगा। हजारों साल हो गए उस खंभे को। तो इसके ऊपर ये वीडियो है, इंजीनियरिंग, साइंस और टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री, ये चार चीज़ों में क्या फ़र्क है और कानून व्यवस्था कैसे कैसे असर करती है इस पर। तो पहली बात, इंडस्ट्री और साइंस में फ़र्क क्या है कि एक खंभा जो कि जंग नहीं खाता वो साइंस के नॉलेज को साबित कर देता है कि भाई हमारे पास इतना साइंटिफिक नॉलेज था। लेकिन 1 लाख भाले या 10 लाख भाले वो इंडस्ट्री इंजीनियरिंग को साबित करते हैं। काफ़ी देशों में साइंस ने काफ़ी तरक्की की थी अलग अलग टाइम पे, जैसे कि रशिया है, रूस है। रूस ने साइंस में इतनी तरक्की की थी कि सबसे पहला सैटेलाइट रशिया का था। सैटेलाइट में रशिया ने एक टाइम पे अमेरिका से भी आके था। मिलिट्री वेपन्स भी उसके बहुत अच्छे थे। पर उसी रशिया में वीसीडी प्लेयर, उस समय डीवीडी प्लेयर नहीं था, उस समय वीडियो कैसेट प्लेयर था। मैं 1990 से पहले की बात कर रहा हूँ। 1990 से पहले तब तो सीडी डीवीडी कुछ था ही नहीं। 1990 से पहले वीडियो कैसेट होता था। तो वीडियो कैसेट प्लेयर या टेप रिकॉर्डर या रेडियो, वो जो रशिया का होता था वो इतना ख़राब होता था, एकदम भारी, और इंडिया में तो किसी ने यूज़ ही नहीं किया होगा, लेकिन जिन लोगों ने देखा यूज़ किया वो बताएंगे। और बार बार बिगड़ जाए, आवाज़ करे। तो वो देश सैटेलाइट भेज सका अंतरिक्ष में, लेकिन अच्छा कैसेट प्लेयर नहीं बना पाया। तो इस तरह का फ़र्क आ जाता है। जैसे मैंने एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल दिया था कि जो ग्रीक सैनिक थे उसके पास जो भाले होते थे, उस भालों की लंबाई होती थी 16 से 18 फीट लंबा। वो लकड़े का होता था। वो लकड़ा इतना मजबूत होता था कि बहुत डायमीटर में बहुत बड़ा ना हो, क्योंकि यदि डायमीटर में बहुत बड़ा है तो उसको हाथों से होल्ड नहीं कर सकते, यानी डायमीटर में छोटा होना चाहिए। वो लकड़ा इतना मजबूत होना चाहिए कि 18 फीट लंबा है तो भी टूट नहीं जाता या बेंड नहीं हो जाता, उतना मजबूत होना चाहिए। और साथ में उतनी और थोड़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। उस लकड़े के आगे लोहे की नोक होती थी। तो इतना भारी जो इतना मजबूत लकड़ा है, उसको काट के, छिल के उसको भाला बनाना और छिलने के बाद उसको राउंड शेप होना चाहिए उसका, वरना राउंड शेप नहीं है तो हाथ छिल जाएगा, हाथ में इंजरी आ जाएगी सैनिक के हाथ में। तो उसके लिए लोहे के औजार बड़ी संख्या में चाहिए, बहुत पैने चाहिए, नुकीले चाहिए, शार्प एज वाले चाहिए। तब इस तरह से 50,000, 1 लाख, 2 लाख भालों का उत्पादन हो सकता है। तो एक अच्छा भाला बनाना जो कि 16-18 फीट लंबा हो, वो साइंस है। और इस तरह के 1 लाख भाले बनाना वो इंडस्ट्री हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया। तो साइंस था हमारे पास, लेकिन इंडस्ट्री में कमी थी।
इंडस्ट्री में क्यों कमी थी, फिर इसके देखो बहुत सारे अलग अलग कारण आएंगे। जैसे इंडस्ट्री में एक कमी का कारण दिखाया जाता है कि भाई हमारे राजा किसी देश पे हमला नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इतने अच्छे भाले या तोप या बंदूकें नहीं बनाई। अब इसमें तुम इतिहास देखो तो अंदर अंदर तो इतने सारे युद्ध हुए हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। जैसे गुजरात के अंदर ही बात करूं तो सिद्धराज जो एक काफी प्रख्यात नामी राजा थे गुजरात के, तो उन्होंने अपने जीवन काल में कम से कम 25 युद्ध किए हैं, कम से कम 25, शायद ज़्यादा। और उन्होंने जो युद्ध किया मालवा नाम के एक प्रदेश के साथ, तो वो युद्ध 12 साल तक चला था, निरंतर चलता रहा था, कंटिन्यूअस। मतलब वो एक युद्ध मानो या उसको 10 युद्ध मानो, वो भी एक प्रश्न आता है, क्योंकि 12 साल युद्ध चला था। तो इस तरह से साफ साफ दिखता है कि जो राजाशाही का जो जमाना था उस समय, उसमें हर एक राजा ने अपना विस्तार बढ़ाने के लिए, अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए आसपास के राजाओं से युद्ध किया था। तो ये कहना कि हमारे राजा दूसरे राजा पे अटैक करना ही नहीं चाहते थे, वो ठीक नहीं है। नहीं किया क्योंकि उतने डिस्टेंस पर सेना मेंटेन करना काफी मुश्किल हो जाता है। सेना की जो शक्ति होती है वो मेन लाइन से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाए, वैसे सेना की शक्ति क्यों कम होती जाती है, क्योंकि सप्लाई लाइन उतनी लंबी होती जाती है। सेना को खाना पहुंचाना, कभी कभी पानी पहुंचाना, हथियार पहुंचाना, दवाइयां पहुंचाना, आदमी ले जाना, आदमी वापस लाना, क्योंकि एक ही आदमी को आप बरसों तक फैमिली से दूर रखोगे तो वो उगता जाएगा। तो वो है, कुछ लोग इंजर्ड हो गए, उनको वापस लाना। अब जब वापस ला रहे हो तो कुछ नए सैनिकों को वहां ले जाना पड़ेगा। सप्लाई लाइन जितनी लंबी होती है उतनी महंगी हो जाती है। महंगी होने के साथ उसमें करप्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो सप्लाई लाइन लंबी हो लेकिन करप्शन कम हो, वो भी एक अपने आप में एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज बहुत बड़ी है। और सप्लाई लाइन जितनी लंबी हो, दुश्मन को सप्लाई लाइन काटने का मौका मिल जाता है। जितनी लंबी सप्लाई लाइन है उतने दुश्मन को मौके ज्यादा, क्योंकि सप्लाई लाइन की पहरेगिरी तो करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, हर एक जगह। यदि पहरे सप्लाई लाइन को गार्ड नहीं करोगे तो दुश्मन कभी भी सप्लाई लाइन पे अटैक करके नुकसान पहुंचा सकता है। तो जितनी सेना का डिस्टेंस मेन लाइन से जितनी ज़्यादा, उतना सेना की स्ट्रेंथ कम होती जाती है। तो इस हिसाब से हम बाहर के देशों पर आक्रमण नहीं कर पाए। उसका रीज़न ये था कि उतनी लंबी सप्लाई लाइन मेंटेन करना जो उस समय के जो किंग थे उनके लिए बहुत मुश्किल था। ये नहीं कि अटैक नहीं करना चाहते थे, अटैक नहीं करना चाहते तो आसपास के लोगों के अटैक क्यों नहीं था, आसपास के लोगों को क्यों इतने सारे युद्ध होते थे। अब सवाल आता है कि साइंस और इंजीनियरिंग में मैं फिर से आता हूँ कि एक अच्छी तोप बनाना वो साइंस हुआ कि अच्छा वैज्ञानिक है, बुद्धिशाली है, मेहनती है, उसने 2-4 अच्छे आदमियों की टीम बना ली और रिसर्च करते गए, कोई उसको फंडिंग दे रहा है, राजा या कोई अमीर आदमी जो कि विज्ञान में रुचि रखता है, उसके आधार पर उसने 1 या 2 पीस बना लिए जो कि बहुत अच्छे हैं। पर ऐसे 1000 पीसों का उत्पादन करना वो एक बहुत डिसिप्लिन वाली इंडस्ट्री मांग लेता है कि जिसमें टेक्नीशियन या अनस्किल्ड लेबरर से लेके कंपनी का ओनर, हर एक आदमी में डिसिप्लिन है। हर एक आदमी वही कहता है जो उससे हो सकता है, उससे यदि नहीं हो सकता है तो वो बता देता है कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। वो करता है तो दिल लगा के करता है। वो 8 घंटे टाइम शीट पे लिखता है तो सचमुच वो 6-7 घंटे काम करता है। और जब वो काम करता है तो उसका ध्यान काम में होता है। उसने देखा कि भाई कुछ गलती हुई तो वो तुरंत गलती सुधार रहा है। ये नहीं कि चलो जाने दो, देखा जाएगा जब, किसको पता लगने वाला है गलती होगी या नहीं। जो प्रोडक्शन चेन होती है उसमें 100 लोग काम करते हैं। यदि 100 में से 3-4 लोग भी यदि आलसी है तो इंस्ट्रूमेंट का जो फाइनल पीस आएगा वो खराब होगा। क्योंकि जैसा कहते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ द चेन, स्ट्रेंथ ऑफ द वीकेस्ट लिंक, यानी कि एक कड़ी है, एक चेन है तुम्हारे पास, तो उसकी ताकत कितनी है। जो सबसे कमजोर कड़ी है उसकी जो ताकत है वो पूरी चेन की, फिर कितनी भी मजबूत कड़ी हो लेकिन 2-4 कड़ियाँ कमजोर है
तो चेन की ताकत कम हो गई। तो इस तरह से जो प्रोडक्शन चेन होती है उसमें 10, 20, 50 लोग एक साथ काम करते हैं, एक के बाद एक, और उसमें सब में डिसिप्लिन चाहिए कि हर एक आदमी 9:30 बजे आ जाएगा, क्योंकि एक आदमी यदि आधा घंटा लेट हो गया तो पूरी चेन है वो आधा घंटा रुक जाएगी, तो बाकी 10 लोगों से 9 लोगों का टाइम हर एक का आधा घंटा वेस्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत डिसिप्लिन सोसाइटी मांग लेती है। कॉम्प्लेक्स जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है उसके लिए पूरी सोसाइटी में रैंक एंड फाइल की डिसिप्लिन चाहिए। ये नहीं बोलता कि लेबर है वो डिसिप्लिन होता है, फंडामेंटली डिसिप्लिन होता है, लेकिन पूरी सोसाइटी का जो लॉ लीगल सिस्टम है वो डिसाइड करता है कि हर एक आदमी की एफिशिएंसी का मैक्सिमम और मिनिमम कितना होगा। और उसमें कुछ बुनियादी फर्क थे जो मैंने अपने दूसरे वीडियो में बताया कि ग्रीस में ज्यूरी सिस्टम था, ग्रीस में राइट टू रिकॉल था, इसलिए ग्रीस में राजाओं की बदतमीजी कम होती थी। जैसे यहाँ पे नंद जैसा यदि कोई राजा अलेक्जेंडर में यदि ग्रीस में होता तो लोगों ने उसको कब का नौकरी से निकाल दिया होता, क्योंकि वह राइट टू रिकॉल किंग की प्रोसीजर थी। वहाँ पे अधिकारियों के बारे में जिस तरह का जो आपने चाणक्य सीरियल देखा होगा कि काफ़ी अधिकारी थे वो भ्रष्ट थे। ग्रीस में क्यों भ्रष्टाचार कम था? क्योंकि वहाँ ज्यूरी सिस्टम थी। वहाँ यदि अधिकारी के सामने इतनी ऐसी कंप्लेंट्स आती है और प्राइमा फेसी डाउट होता है तो पूरे एथेंस में से अधिकारी का स्तर कितना है, सीनियोरिटी कितनी है, उसके आधार पे 50, 100, 200, 300, 400 या 500 लोगों की जूरी बुलाई जाती है, रैंडमली चोजन सिटीजन। और उनमें से यदि मेजोरिटी सिटीजन बोले कि इसको नौकरी से निकालो या इतना फाइन करो तो उसको दंड होता था। तो ये जूरी सिस्टम की वजह से वहाँ के ब्यूरोक्रेट थे वो रिलेटिवली लेस इनडिसिप्लिन, लेस एट्रोशियस, लेस इनडिसिप्लिन, यानी उनमें शिस्त ज़्यादा थी, एट्रोसिटी कम करते थे, रिश्वतखोरी कम करते थे, इसलिए ओवरऑल सोसाइटी की एफिशिएंसी ज़्यादा थी। और इसकी वजह से इंजीनियरिंग में वो लोग इंजीनियरिंग और मास प्रोडक्शन, इंडस्ट्री का मतलब होता है मास प्रोडक्शन, इंडस्ट्री में आगे निकले थे और उसका साफ देखने को मिला हथियारों के उत्पादन। कला के क्षेत्र में कम, क्योंकि कला में तो यदि आदमी के पास खुद रुचि रखता है तो वो अच्छा कलाकार बनेगा, थोड़ी बहुत उसे टीम चाहिए लेकिन वो रुचि रखता है कलाकार बनेगा। लेकिन तुम्हें हजारों मूर्तियां बनानी है, लाखों मूर्तियां बनानी है तो अब डिसिप्लिन चाहिए। वो डिसिप्लिन क्यों मिल गई मंदिरों में? अब देखो मंदिरों में हजारों मूर्तियां हैं, क्योंकि उसमें जो आदमी कारीगर काम करता था वो ये दिल लगा के काम करता था, वो सोचता था कि अच्छी मूर्तियां बनाएगा तो एक तरह से वो भगवान की पूजा कर रहा है तो उसको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन उसी आदमी को मजदूरी का काम दिया जाए कि भाई अब तुझे औजार बनाने हैं या अब तुझे भाले बनाने हैं तो वो मुझे स्वर्ग मिलेगा, वो फीलिंग तो निकल गई, बाहर चली गई, वो तो अब आएगी नहीं इसमें। तो उसमें वो एफिशिएंसी मिलेगी या नहीं वो लीगल सिस्टम पे डिपेंड करेगा कि कंट्री की लीगल सिस्टम कैसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसी है, उससे रैंक एंड फाइल पॉपुलेशन का डिसीजन होगा। अब कौन कौन से ऐसे डिसिसिव वेपन्स जो मैं बोलता हूँ, मैं फिर से मैंने वीडियो में बताया था, मैं दोबारा बताऊंगा कि अलेक्जेंडर यमुना तक आ गया, उसका एक सबसे बड़ा कारण था कि 16-18 फीट के भाले, उस भालों की वजह से सैनिक भाले लेके खड़े हो गए और उनके पास ढाल है तो दुश्मन के सैनिक है वो तीर फेंक सकते हैं, लेकिन ढाल ऐसे रख के वो तीर है वो ढाल के साथ टकराएंगे, तीर सैनिक को नहीं लगेंगे। और दूसरी तरफ से जो तीर पे तीर फेंके जा रहे हैं उनके तीर थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएंगे। तब अलेक्जेंडर के सैनिक आगे बढ़ना शुरू करेंगे। उनके पास भाले 16-18 फीट लंबे हैं, यानी जो तलवार से लेकर सैनिक लड़ रहे हैं वो उन तक पहुंच ही नहीं सकते, वो उनसे पहुंचे तब उससे पहले मारे जाएंगे। जिन सैनिकों के पास भाला है वो भाला फेंक सकते हैं, हाथ में रखकर भाला नहीं मार सकते हैं, क्योंकि दूसरे सैनिक का भाला 6-8 फीट लंबा है, सामने वाले सैनिक का भाला 16-18 फीट लंबा है, यानी उसको भाला फेंकना पड़ेगा। फिर से जो अलेक्जेंडर के सैनिक अपने आप को ढाल से कवर करके रख रहे हैं तो तीर भाले उस पर गिरेंगे, कोई असर नहीं होगा। और इस तरह से सैनिक आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा कि या जो राजा की सेना उसको किले में जाके दुबकना पड़ेगा, तो मैं बताऊंगा उसके बाद क्या होगा, या तो राजा मारा जाएगा या तो सेनापति मारा जाएगा।
तो तब तक सेंट्रलाइजेशन इतना हो चुका था पावर का, डिसीजन मेकिंग का, कि राजा मर गया, सेनापति मर गया, अब पूरे सेना का उत्साह खत्म हो गया। क्योंकि पूरा कमिटमेंट, देखो हर एक व्यक्ति अपने कमिटमेंट के कारण लड़ता है, पर कमिटमेंट के साथ साथ एक चीज चाहिए आदमी को कि उसकी मृत्यु के बाद उसके फैमिली को इकोनॉमिक सपोर्ट मिलेगा या नहीं। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है डिसाइड करने के लिए कि व्यक्ति युद्ध भूमि पे अपना बलिदान देगा या नहीं, आखिरी दम तक लड़ेगा या नहीं। तो राजा जिंदा है, राजा, मैं सैनिक हूं, राजा जिंदा है, राजा ने मुझे कमिटमेंट दिया है कि यदि तेरी मौत हो गई तो तेरी फैमिली को मैं इकोनॉमिक सपोर्ट दूंगा, तो मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। पर अब राजा मर गया तो तुरंत, मैं सैनिक हूं, ग्राउंड पे लड़ने वाला, तुरंत मेरे माइंड में एक नेगेटिव थॉट आएगा, रियल थॉट। फिर ये ऐसा नहीं है कि हवा का नेगेटिव थॉट है कि भाई राजा ने मुझे कमिटमेंट दिया था कि यदि मैं मर गया तो मेरी फैमिली को राजा इकोनॉमिक सपोर्ट देगा, लेकिन अब राजा ही मर गया, तो राजा भी मर गया, मैं भी मर गया, तो मेरी फैमिली को कौन संभालेगा? मान लो युद्ध जीत भी गया तो नया राजा क्या अपना कमिटमेंट पूरा करेगा जो पुराने राजा ने मुझे दिया था? तो जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन आया उसमें कमिटमेंट एक इंडिविजुअल नहीं देता था, एक अथॉरिटी देती थी। यानी कि सेनापति मर गया या सरदार मर गया तो कोई बात नहीं, कमिटमेंट सेनापति या सरदार ने नहीं दिया है कि तुम्हारे फैमिली मेंबर को पेंशन मिलेगी या कंपनसेशन मिलेगा। कमिटमेंट गवर्नमेंट में दिया है, गवर्नमेंट के अंदर पीएम मर गया तो, सीएम मर गया तो भी कोई बात नहीं, उसकी जगह दूसरा आएगा, वो भी उस कमिटमेंट को पूरा करेगा। फिर पूरा देश खत्म हो गया तो अलग बात है, पूरी सरकार खत्म हो गया तो मेरे फैमिली को कोई को सपोर्ट नहीं करने वाला, वो अलग बात है। पर युद्ध हम जीत गए और सरदार मर गया, सेनापति मर गया, लेकिन मेरा कमिटमेंट जो मुझे गवर्नमेंट ने दिया वो चालू रहेगा। उसे बोलते हैं एक उस तरह का एस्टैब्लिश्ड एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा नहीं है कि किसी राजा के पास नहीं था, कई राजाओं के पास था, लेकिन कई राजाओं के पास नहीं भी था। तो ऐसे में उन राजाओं की परिस्थिति क्या थी कि सारा कमिटमेंट है वो पर्सन टू पर्सन चलता था। पर्सन टू पर्सन यानी राजा ने सेनापति को कमिटमेंट दिया, सेनापति ने सरदार को दिया, सरदार ने सैनिक को दिया। अब सरदार मर गया तो कोई गारंटी नहीं है कि सेनापति सरदार का कमिटमेंट रखेगा। मतलब सरदार ने जो कमिटमेंट सैनिक को दिया है, सेनापति उस कमिटमेंट को रखेगा, उसकी कोई गारंटी क्यों नहीं है? क्योंकि सेनापति और सैनिक के बीच कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है, कोई जान पहचान भी नहीं है, कोई पेपर रिकॉर्ड भी नहीं है। तो और सेनापति मर गया तो सरदार भी एक मिनट के लिए सोचने लगा कि भाई किंग के साथ तो मेरा कोई डायरेक्ट कनेक्शन था ही नहीं, मेरा जो कनेक्शन था वो या सूबेदार के द्वारा था या बीच के राजा के द्वारा था, और वो मर गया और मैं भी मर गया तो मेरे फैमिली का कमिटमेंट, मेरे फैमिली को कौन संभालेगा? तो जो पूरा ट्री होता है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ तो अब ट्री होता है कि राजा होता है, उसके नीचे सेनापति या सूबेदार होते हैं, उसके नीचे छोटे सूबेदार होते हैं और उसके नीचे सरदार और उसके नीचे सैनिक। कोई भी 70,000, 80,000, 90,000 की सेना है तो 4-5 लेवल हो जाएंगे। अब उसमें जो पश्चिमी सेनाएं थी उसमें सैनिक का कमिटमेंट सीधा गवर्नमेंट के साथ था, ना उसके कैप्टन के साथ, ना उसके लेफ्टिनेंट के साथ, ना उसके जनरल के साथ, ना प्राइम मिनिस्टर के साथ, सीधा नेशन के साथ, सीधा गवर्नमेंट के साथ। यानी जनरल मर गया, लेफ्टिनेंट मर गया, वो कैप्टन मर गया तो भी, और यदि युद्ध में वो मारा जाता है तो गवर्नमेंट उसके फैमिली की कंपनसेशन देगी या पेंशन देगी। वो सिस्टम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में काफी समय तक नहीं आया, मतलब बहुत टाइम के बाद आया। तो उस सिस्टम के अभाव की वजह से एक आध दो मेन आदमी मर जाते थे, तो उसके नीचे जितने आदमी थे उनके मन में ये भय आ जाता था कि अब मैं भी मर गया तो मेरे फैमिली को कौन संभालेगा, जो कि रियल भय है। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया, इसलिए युद्ध के टाइम दोनों सेनाएं एक ही कोशिश में रहती थी कि सामने वाले को राजा को मार दो। तो अलेक्जेंडर की सेना राजा की तरफ जाएगी भाले लेकर, और बीच में सैनिक उनको बचाने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन तीर जितने फेंकने थे वो फेंक दिए, भाले जितने फेंकने थे वो फेंक दिए। तलवार अब काम नहीं आएगा क्योंकि इनका भाला 16-18 फीट लंबा, ये एक कारण था कि वो आगे चले जाते थे और बाद में वो किले के पीछे
छिप जाना पड़ता था। उसके बाद दूसरा हथियार था, वो था कवच। कि आप चाणक्य सीरियल देखोगे तो आप देखोगे कि हिंदुस्तान के जितने सैनिक हैं उनके पास एक ही कवच था फ्रंट साइड पे, और वो गोल आकार का होता था, पूरा बॉडी भी कवर नहीं करता था, सिर्फ इतना हिस्सा ही कवर करता था, हार्ट, लंग्स, लिवर, इतना हिस्सा कवर करता था, थोड़ा सा पेट। क्यों? क्योंकि ग्रीक के पास बड़ी मात्रा में मजबूत चमड़ा बनाने की टेक्नोलॉजी थी। ढाल भी आप देखो तो हिंदुस्तान के सैनिकों के ढाल गोलाकार के और छोटी साइज के थे। ग्रीक के सैनिकों की ढाल देखो तो लंबी, रेक्टेंगल, और कुछ कुछ सैनिकों के पास कंधे से लेके घुटने तक लंबी या कंधे से लेके पांव तक लंबी, और कुछ के पास तो इतनी लंबी ढाल होती थी, और उनका पूरा अपर बॉडी वो कवच से ढका होता था। पाँव में कवच नहीं पहनते थे, उसका कारण अभी भी मुझे समझ में नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं कि गर्मी की वजह से, मुझे ठीक से पता नहीं है क्यों, लेकिन पाँव में वो कवच नहीं पहनते थे, और उसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान भी जाता था कि पाँव में तीर लगने से उनके सैनिक इंजर हो जाते थे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पाँव पे कवच बहुत कम पहने थे। लेकिन उनके जो जूते होते थे चमड़े के, वो घुटने तक होते थे, और घुटने से ऊपर का भाग है वो कुछ 1-8 फीट का भाग वो खुला रहता था। तो वो क्यों खुला रखते थे वो मुझे समझ में नहीं आया। पर तुम उनका देखोगा नीचे का पाँव जो है वो भी पूरा कवर्ड होता है चमड़े से, और बाकी बॉडी, बैक और फ्रंट दोनों कवर्ड है। तो उसको यदि तीर या छुरा या तलवार लगेगा तो उसको कम इंजरी होगी, एक कारण है। तीसरा कारण मैं फिर से बोलता हूँ, काठी। अब देखो यहाँ भी हिंदुस्तान ने, ऐसा कहा जाता है कि काठी की खोज पहले की थी। घोड़े की जो काठी है, चाणक्य सीरियल में आप देखोगे कि राजा है या सेनापति है, उसके घोड़े में काठी है, लेकिन सैनिक के घोड़े में काठी नहीं है। तो काठी की खोज ऐसा कहा जाता है कि भारत में पहले हुई थी, और उसके बाद ग्रीस में हुई। लेकिन सवाल वही आता है, 1 काठी बनाना, 10 काठी बनाना, 100 काठी बनाना, और 1 लाख काठियां बनाना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक है साइंस, कारीगरी, 1 काठी बनाना, 10 काठी बनाना, और 1 लाख काठी बनाना, ताकि हर एक सैनिक के पास काठी हो। वहां हो गया उद्योग, इंडस्ट्री। तो वो ग्रीस में क्यों अच्छी निकली? क्योंकि वहां ज्यूरी सिस्टम था, राइट टू रिकॉल था, जो मैंने आपको बताया। इसलिए ग्रीस में आप देखोगे, ग्रीस के सैनिक को चाणक्य सीरियल में दोबारा हर एक सैनिक के पास काठी थी। तो काठी की वजह से वो ज्यादा देर तक घोड़े पर बैठा रहेगा, कम थकान होगी, उसकी हड्डियां कम दुखेगी, वो ज्यादा देर तक लड़ पाएगा, उसका बैलेंस ज्यादा मेंटेन रहेगा। उसके बाद दूसरा मैंने बताया गुलेल। तो वहीं भी ये आता है कि एक गुलेल बनाना साइंस। इसमें कहा जाता है कि गुलेल के जो मटेरियल थे उसकी खोज भी इंडिया में हुई थी, लेकिन सैकड़ों की संख्या में यानी 50-100 गुलेल बनाना वो एक उद्योग हो गया, वो गुलेल नहीं बना पाए थे। अलेक्जेंडर के पास जो गुलेल थी कि 500 किलो का पत्थर, 1 टन का पत्थर 100 फीट दूर तक फेंक सके, 200 फीट तक दूर फेंक सके, इस तरह की गुलेल नहीं थी। और फिर मचान, सीज टावर बोलते हैं, आप गूगल करोगे सीज टावर पे तो आपको मिलेगा कि मान लो ये किला है, ये किले की दीवार है, तो सीज टावर एक लकड़े का बना होता है, किले की दीवार से डबल हाइट का होता है, कभी कभी 1.5 डबल हाइट का होता है, और इतना मजबूत लकड़ा होता है पूरा इसके फ्रंट में कि यहाँ से कोई तीर भाले या आग भी फेंकेगा तो कोई असर नहीं होगी, उस पर बहुत कम असर होगी। वो सीज टावर आगे चलता जाएगा, और जब पास आ गया तो अब यहाँ पे जो सैनिक है वो हाइट पे आ गए। अब किले की दीवार पे जो सैनिक खड़े हैं, सीज टावर पे जो सैनिक है वो इन पे वार करके उनको मार सकते हैं, और सीज टावर इस तरह से सीज टावर और ज़्यादा पास आ जाएगा, फिर ये सैनिक उतर के अंदर आ सकते हैं। अब देखो एडवांटेज किसके पास है, यहाँ पे सैनिक है वो उनके वो हाइट के नीचे है, ये किले की अंदर की बाजू है, तो ये सैनिक नीचे हैं और सीज टावर वाले सैनिक ऊपर है, तो उनको एडवांटेज ऑफ हाइट मिल गया। अब वो तीर फेंकेंगे, यहाँ पे बहुत सारे सैनिक मारे जाएंगे, कुछ एक सैनिक आके किले का दरवाजा खोल देंगे, दरवाजा खोलने के बाद बाकी सेना अंदर आ जाएगी, और उसके बाद जो वॉल का जो प्रोटेक्शन है वो खत्म हो गया। एक बार दीवार का दरवाजा खुल गया यानी किले की दीवार है वो खत्म हो गई। एक बात अपने आप में कमजोरी दिखाती है कि दुश्मन आया
और हमारे राजाओं को किले के अंदर छिपना पड़ा। मैं 2 पॉइंट से इसको कमजोरी मानता हूं कि भाई दुश्मन किले तक आ कैसे गया, कि गजनी सोमनाथ तक आ कैसे गया, वही एक अपनी बहुत बड़ी कमजोरी है। भाई हमने सोमनाथ के राजाओं ने गजनी को जाके क्यों नहीं लूट लिया? फिर ऐसा कहो कि भाई सोमनाथ के राजाओं को गजनी नहीं लूटना था, बहुत शरीफ आदमी थे। भाई कुछ राजाओं के, सारे नहीं, अधिकतर राजा इतने बुरे नहीं थे, पर कुछ राजाओं ने तो प्रजा को लूटने में कुछ बाकी नहीं रखा। तो प्रजा को लूटने में कुछ कसर नहीं छोड़ी, तो गजनी को जाके क्यों नहीं लूट सकते? क्यों उनको लूटने का इरादा नहीं आया? तो गजनी पहले सोमनाथ तक आ गया, या तो घोरी दिल्ली तक आ गया, वही अपने आप में एक कमजोरी साबित करता है कि भाई रास्ते में क्यों नहीं मार डाला, क्योंकि लोगों के पास लड़ने के लिए हथियार नहीं थे, वरना रास्ते में ही मार डालते उसको। अलेक्जेंडर यमुना तक आ गया, या तो ये सिंधु नदी तक आ गया, भाई हमारी सेना क्यों ग्रीस तक नहीं पहुंच पाई? नंद की सेना या पुरु की सेना या अभी की सेना, वो क्यों ग्रीस तक पहुंच नहीं पाई? तो वो यहां तक आ गया, वही अपने आप में एक उनकी शक्ति हमारी कमजोरी साबित करता है। और आ गया, उसके बाद किले के अंदर छिपना पड़ा भाई, तो वो भी अपने आप में कमजोरी है। और उसके बाद किले के अंदर छिपने का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि सप्लाई खत्म हो जाते हैं, सप्लाई चेन खत्म हो गई, दुश्मन ने चारों ओर से घेर लिया। अब जो भी अनाज पानी, किले के अंदर तो कुछ उगेगा नहीं, किले के अंदर तो बहुत कम जमीन होती है, थोड़ा बहुत उगेगा तो किले के 2-3%, 4% लोग खा पाएंगे। फिर उसके बाद पानी का प्रॉब्लम आ जाता है कि जितना पानी निकल सकता है जमीन से निकाला, लेकिन जो नदी नाले होते हैं उसमें दुश्मन जहर फेंकना शुरू करता है। ये किलेबंदी के 2-3 स्टैंडर्ड तरीके हैं कि बहुत सारे किलों के थ्रू नदी जाती थी और उस नदी में से लोग पानी लेते थे, तो दुश्मन है उस नदियों में जहर डालना शुरू कर देते बाहर से। तो एक टाइम के बाद उस नदी का पानी जहरीला हो जाता था, पीने लायक नहीं रहता था, तो पानी खत्म हो गया। फिर दूसरा एक प्रॉब्लम आता है कि किलों को हाइट पे रखना पड़ता है। यदि हाइट पे नहीं रखा तो दुश्मन बड़ी संख्या में घोड़े हाथी लेके आ सकता है। घोड़े हाथी न ला सके इसलिए हाइट पे रखते थे, लेकिन हाइट पे रखते थे उसका डिसएडवांटेज क्या होता था कि अब पानी मिलना मुश्किल हो गया। आप मैदानी इलाके पे हो तो डंकी यानी जो भी हैंड पंप होता है, हैंड पंप से आप जमीन में से पानी निकाल सकते हो। लेकिन यदि पहाड़ी इलाके पे किला रखा है तो पहाड़ी इलाके पे किला रखा तो हैंडपंप से पानी निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो पानी खत्म हो जाएगा एक पॉइंट के बाद। तो इस तरह से किले के अंदर घुसना पड़ा, वो भी अपने आप में कमजोरी साबित करता है। और वो उस कमजोरी के हमें कारण ढूंढने चाहिए। और कारण जैसे मैंने पिछले एक वीडियो टेप में बताया कि 2 बड़े कारण हैं कि हमने ज्यूरी सिस्टम के बजाय जज सिस्टम लिया। ये इत्तेफाक की बात थी, कोई बुद्धि का सवाल नहीं है। ज्यूरी सिस्टम और जज सिस्टम कोई बुद्धि का सवाल नहीं है, इत्तेफाक की बात है कि 2 सोसाइटी है, एक ग्रीस में एक भारत में, तय किया, सवाल आया कि भाई इस व्यक्ति ने क्राइम किया है या नहीं, वो कैसे डिसाइड करे, कैसे क्राइम की। देखो एक बार प्रूव किया कि क्राइम किया, उसके बाद सजा क्या देनी वो तो आसान काम हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन में या कोर्ट के अंदर ये मुश्किल सवाल नहीं है कि इस आदमी को कितनी सजा करनी, वो तो आसान काम है कि भाई मर्डर किया तो 15 साल की सजा, 10 साल की सजा, फांसी की सजा। चोरी की है तो 3 साल की सजा, 7 साल की सजा, 6 महीने की सजा। वो तो बहुत आसान सवाल है। मुश्किल सवाल है कि भाई प्रूव कैसे करना, या कन्विंस कैसे करना, या एस्टैब्लिश कैसे करना कि इसने चोरी की है या नहीं, कितनी बार की है, बार बार की है या पहली बार की है, खून किया है तो आवेश में आके किया या पैसे के लिए किया, जानबूझ के किया या प्लानिंग के साथ किया। गुनाह प्रूव करना सबसे मुश्किल चीज होती है। तो कैसे तय किया जाए कि गुनाह इसने किया है या नहीं। तो कुछ एक समाज ने डिसाइड किया कि भाई एक अच्छे आदमी को ये काम सौंप देते हैं। वहां से जज सिस्टम की शुरुआत हुई और सारी मुसीबतें की जड़ यही है कि उस अच्छे आदमी ने फिर अपने रिश्तेदारों के फेवर में जजमेंट देने शुरू किए, यार दोस्तों के फेवर में जजमेंट देने शुरू किए। अमीर लोगों से उसने और बुद्धिजीवियों से उसने नेक्सस बना लिया। तो कोई उसके खिलाफ बोलेगा तो तुरंत 100 बुद्धिजीवी खड़े हो जाएंगे ये कहने के लिए कि क्या सबूत है कि आदमी बिका हुआ है, साबित करो पहले, उस पर इल्जाम डालने से पहले। और समाज कमजोर होता गया। और दूसरे समाज ने डिसीजन किया कि भाई एक आदमी को ये पावर नहीं देंगे,
रैंडमली 50,000 में से 50 आदमी को बुलाओ और हर एक केस में अलग अलग 50 आदमी। तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं हुआ, नेपोटिज्म नहीं हुआ। तो जिस सोसाइटी में नेपोटिज्म नहीं हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं हुआ, वो सोसाइटी आगे बढ़ गई। आगे किस सेंस में बढ़ गई कि वहां पे कारीगरों ने ज्यादा काम किया, ज्यादा अच्छे उद्योग बड़े हुए। ज्यादा उद्योग बढ़े इसलिए उन्होंने बड़ी मात्रा में अच्छे हथियार बनाए। देखो जो दूसरी सोसाइटी उन्होंने भी अच्छे हथियार बनाए पर छोटी मात्रा में। किसी ने एक अच्छा भाला बना दिया, किसी ने एक अच्छा खंभा बना दिया, किसी ने एक अच्छी काठी बना दी, लेकिन 1 लाख भाले बना पाए, 1 लाख काठियां बना पाए, 1000 सीज टावर बना पाए, 1000 तोप बना पाए, वो सब नहीं हो पाया। और दूसरा जो मैंने बताया कि ये जो स्पिरिचुअल प्लेस है, मंदिर हो या मस्जिद हो या चर्च हो, उसका इनहेरिटेंस, तो वो मैंने दूसरे वीडियो में। तो यहाँ मैं कहूँगा कि हमारे पास विज्ञान और गणित दोनों में हमने तरक्की की थी, लेकिन हथियार बनाने के उद्योग में और इंडस्ट्री इन जनरल और हथियार उसमें हम पीछे थे। ये मुझे क्लैरिफिकेशन